अब यहाँ आ जाते हैं हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है कि ये मीडिएटेड होते हैं एंटीबॉडीज़ से। मेनली जो एंटीबॉडीज़ से होती हैं वो होती हैं IgG, कभी कभी हमें IgM भी मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जब एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर रही है होस्ट सेल सरफेस एंटीजन से, मतलब वो एंटीजन जो सेल के सरफेस पे सिचुएटेड है, ठीक है, जैसे कि RBC मेम्ब्रेन पे, ABO जो होती है एंटीजन वो, या फिर RH एंटीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है जब ये एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है तो इनिशिएट होती है मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन और ADCC। ADCC मैंने आपको ऊपर बता दिया था, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। अब यहाँ पढ़ लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है तो ये एक्टिवेट करते हैं क्लासिकल पाथवे को। अब क्लासिकल पाथवे में कुछ चीज़ें आती हैं जो इन लास्ट हमें क्या देती हैं, होस्ट सेल की इंजरी। अब क्लासिकल पाथवे में होता क्या क्या है, तीन तरह से पढ़ते हैं हम, तो शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे। साइटोलिसिस होगा जो कि प्रोड्यूस कर देगा पोर्स को, और फिर होस्ट सेल इंजरी, ठीक है। यहाँ से मतलब एक वे ये हो गया, दूसरा वे हो गया इन्फ्लामेशन कर देगा, फिर होस्ट सेल इंजरी। तीसरा वे हो गया ओप्सोनाइजेशन, फिर होस्ट सेल इंजरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मार्क्ड कर देगा कुछ को, जिससे फैगोसाइटोसिस हो जाए उनकी। इस एंटीबॉडी डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमें कुछ क्लिनिकल केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ABO इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर और हीमोलिटिक एनीमिया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। ADCC में क्या होता है, ये है आपका टारगेट सेल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ये है आपका टारगेट सेल। इससे जब एंटीबॉडी जुड़ी तो नॉर्मली एंटीबॉडी जो जुड़नी चाहिए थी वो इस तरह से जुड़नी चाहिए थी, लेकिन इस केस में क्या होता है एंटीबॉडी ये इस तरह से जुड़ती हैं, मतलब कि जो फैब रीजन है वो जुड़ जाएगा और FC रीजन रिमेंस रहेगा। तो इस FC रीजन से जब भी नेचुरल किलर सेल ऐड होगा, जैसे ही ऐड हुआ ये सेल डिस्ट्रक्ट कर जाएगा। इस मेथड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने में जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स या और ट्यूमर्स, ठीक है, इनको डिस्ट्रक्ट करने में हम इनका यूज़ करते हैं। एक और टॉपिक आता है ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब उसमें सेल को ख़त्म ही कर रहे थे हम, यहाँ सिर्फ डिसफंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, होस्ट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा ऑटो एंटीबॉडीज, वो बाइंड होके डिस्टर्ब कर देंगी जो नॉर्मल फंक्शन होता है सेल का उसको। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, गुड पास्चर सिंड्रोम आता है, जिसमें क्या होता है एंटीबॉडी बन जाती हैं अगेंस्ट टू टाइप 4 कोलेजन, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया आता है जिसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन जाएंगी, इंट्रिंसिक फैक्टर के। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है, मतलब कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है इससे मीडिएटेड होती है। इसमें होता क्या है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जिससे क्या होगा, इनिशिएट होगी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और जो इन लास्ट टिश्यू इंजरी करेगा, ठीक है। इसमें जो एंटीजन इन्वॉल्व हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सोजीनस या फिर एंडोजीनस। एक्सोजीनस अगर हुआ तो वायरस बैक्टीरिया हो सकता है, एंडोजीनस हुआ तो वो DNA हो सकता है। रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, मतलब हर बॉडी अगर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स बनना है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेगी। अगर नॉर्मली कोई बन रहा है तो वो नॉर्मली क्लियर्ड हो जाएगा, किसके थ्रू, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 3 चीज़ें बताई थी ना, ये रिसाइटोलिसिस वगैरह, साइटोलिसिस, इन्फ्लामेशन, ऑप्सोनाइजेशन, इसके थ्रू वो रिमूव हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ केसेस में इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होते क्लियर, अगर क्लियर ही नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सेसिव इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये बन गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं दो तरह से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल अगर हम देखें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है इनके लेवल पे डिफरेंट, इनका लेवल अगर अलग अलग हो जाएगा तो वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर एंटीबॉडी ज़्यादा है किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो लार्ज और इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा है वो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एंटीजन ज़्यादा है वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है और छोटा होता है वो,
मैकेनिज्म देख लेते हैं इसमें टिश्यू इंजरी हो कैसे रही आखिर। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, इसमें क्या होता है, एनाफाइलोटॉक्सिन एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होता है जिससे हमारी वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा है केमो अट्रैक्टेंट, इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो रिक्रिएट हो जाते हैं साइट पे। जो न्यूट्रोफिल्स आए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे फेगोसाइटोसिस करने की, फेल हो जाएंगे भाई, इतने चिढ़ जाएंगे ये कि एक्सेसिव लिटिक एंजाइम्स का रिलीज़ कर देंगे जिससे हमारी टिश्यू डैमेज हो गया। मतलब अब पूरे इस मैकेनिज्म को मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। इसके बाद पढ़ते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। तो प्लेटलेट एक्टिवेशन वही एक्टिवेशन और एग्रीगेशन वाला जो फैक्टर था ना वो पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लेटलेट एक्टिवेशन में होता क्या है, इसमें माइक्रोथ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से इस्कीमिया क्रिएट हो जाता है और इन लास्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है। एक तीसरा होता है एक्टिवेट हेगमैन फैक्टर। हेगमैन फैक्टर में होता क्या है कि काइनेंस का एक्टिवेशन हो जाएगा जो कि वेसोडाइलेशन और इडीमा करा देती है। इसमें टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। टाइप 3 में लोकलाइज्ड या फिर आर्थस रिएक्शन, जनरलाइज्ड या फिर सिस्टमिक रिएक्शन। लोकलाइज्ड आर्थस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जा रहा है, कैसे, जैसे जब हमें इंसेक्ट बाइट कर जाती है तब जैसे कि। जनरलाइज सिस्टमिक में क्या हो रहा है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो सर्कुलेशन में आ रहा है। सिस्टमिक रिएक्शन से पता ही लग रहा होगा सर्कुलेशन का रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पैथो में भी हमसे भर भर के वाइवा में पूछा जाता है इसके बारे में और माइक्रो में भी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ते हैं। ये सेल मीडिएटेड होती है। कौन सा सेल, ऊपर बता ही दिया था मैंने, TDTH, मतलब कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल। ये होती है हमें 2 से 3 दिन आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। इसमें जो टिश्यू इंजरी हो रही है वो कौन कर रहा है, मैक्रोफेजेस कर रहे हैं। मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था टाइप 1 में सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज ऐसे पढ़ लेंगे। इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक इनसोल्यूबल एंटीजन आया, एपीसी ने उसको पास किया CD4 टी सेल्स के पास। यहाँ ये डिफ्रेंशिएट होगा। टाइप 1 में वो TH2 सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा था, यहाँ पे ये TDTS सेल में हो जाएगा। बस अपना सेंसिटाइजेशन फेज यहाँ ख़त्म। इसके बाद जो यहाँ सेंसिटाइज TDTS सेल है वो रिलीज़ करेगा साइटोकाइंस को। जो साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे या रिक्रूट करेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, जैसे कि इंटरफेरन गामा, IL, इंटरल्यूकिन 2, TNF बीटा। जो हमारे DTS सेल हैं वो कोशिश करेंगे प्रोटेक्ट करने की बट कर नहीं पाएंगे। ये कोई एलर्जन पकड़ रखा है, ठीक है, इंट्रासेलुलर माइक्रोब है ये क्या करेगा, आउट या फिर एस्केप कर जाएगा यहाँ से। जब ये एस्केप कर गया तो एक तरह से चोर पुलिस वाला गेम हो रहा है। ये एस्केप कर गया यहाँ से तो इसने अब ढूंढने की कोशिश करेगा, मिलेगा ही नहीं वो, तो रिलीज़ करेगा लिटिक एंजाइम को, ठीक है। लिटिक एंजाइम रिलीज़ किए जिससे क्या हुआ, ये तो पकड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, इससे क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पैथोलॉजी समझ लेते हैं हम, DTS रिएक्शन, या फिर इसको हम ग्रेन्यूलोमा फॉर्मेशन समझ लेते हैं फॉर नॉन डिग्रेडेबल एंटीजेंस के लिए। TH सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेज 2 में बढ़ते हैं, एपिथेलियोइड सेल और जाइंट सेल्स में। ये कुछ इस तरह से होता है। जो एपिथेलियोइड सेल होते हैं वो सेंटर में होते हैं। इसके बाद जो कॉलर सेल्स एज अ कॉलर इसके प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। सबसे बाहर होते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रेन्यूलोमा में। 2 टेस्ट हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। बस इतना था हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। थैंक यू।